क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो आप लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़े थे, बट दो केसेस के लिए पढ़ा था। यदि आपका जो सॉल्ट है वो मिक्सचर होता है आपके एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस का। अभी जो तीसरी कैटेगरी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों का एक अलग विचित्र प्राणी है, वो है आपका वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सॉल्ट रहेगा किसी भी एक वीक एसिड का, या फिर अगर आपके पास सॉल्ट रहेगा किसका, एक वीक बेस का, तो वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट किस तरीके से आपके सोल्यूशन के पीएच पे अपना अपना असर डालेंगे वो हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो लास्ट क्लास में तुमने ये तो सीख लिया कि अगर आपके पास एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो जो फाइनल सोल्यूशन आपके पास बनेगा वो एसिडिक बनेगा। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है तो फाइनल सोल्यूशन आपका बेसिक बनेगा। बट यहाँ पे तो दोनों ही बेस वीक है, राइट, यहाँ पे तो दोनों ही वीक कंपोनेंट है। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक बनने वाला है कि हम लोगों का सोल्यूशन बेसिक बनने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो तुम खुद सोचो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस बुद्धि लगाते हुए, दो कंपोनेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा कंपोनेंट जीतेगा तो तुम यही बोलोगे कि उस फाइट के दौरान जो कंपोनेंट दूसरे अपोनेंट वाले कंपोनेंट पे भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा का मतलब ये होता है कि डोमिनेटिंग रहेगा, जो ज़्यादा उस वक्त अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा पाया। वैसे तो दोनों ही कमजोर थे, बट जब दो कमजोरों के बीच में फाइट हो रही है तो उस दो कमजोरों के बीच की फाइट में जिसकी फाइट ज़्यादा अच्छी रही, शक्ति प्रदर्शन उसका उस दौरान बहुत अच्छा रहा, बराबर वो डोमिनेट कर जाएगा और ऐसे में वो फाइट जीत जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि फिलहाल हमारे पास जो सोल्यूशन है वो वीक एसिड से बन रहा है, मतलब वो सॉल्ट का सोल्यूशन एक वीक एसिड से बना है, एक वीक बेस से बना है। वीक एसिड भी उतना डोमिनेटिंग नहीं है, वीक बेस भी उतना डोमिनेटिंग नहीं है, बट जब आप उन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सिंग के दौरान कौन किस पे भारी है ये डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानती हूँ कि आपका एसिड कमजोर है, मैं मानती हूँ कि आपका बेस कमजोर है, ठीक है, आई डू एग्री। बट कमजोर बेस और कमजोर एसिड जब आपस में साथ मिलेंगे तो साथ मिलते वक्त हो सकता है एसिड एज कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिवली बेस पे भारी पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि वीक सोल्यूशन है और वीक एसिड है। और अगर मान लेते बेस डोमिनेटिंग रहा तो क्या बन जाना है, वो आपका बेसिक। तो इन अ केस ऑफ अ मिक्सचर या फिर इन अ केस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट which is obtained from a weak acid and a weak base, you cannot exactly determine the solution's nature. तुम पहले से एकदम 100% तरीके से नहीं बता सकते कि solution will be surely acidic और solution will be surely basic, ठीक है। You have to observe the nature of acid as well as base, their pK values and their pKb values, ठीक है। By exactly observing or by exact calculations only you can tell exactly what will be the pH या what will be the nature of the solution which has been formed, ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में आप इतना इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो पहला पॉइंट हम लोग हमारे नोट्स में अभी इंक्लूड करेंगे वो ये इंक्लूड करने वाले हैं, वी कैनॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, ठीक है, वी कैनॉट एग्जैक्टली predict the nature of salt solution, ठीक है। आपके पास जो सॉल्ट सोल्यूशन है आप उसका नेचर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर प्रिडिक्टिंग, अगर आप चाहते हो आपको पता चले कि वो जो सोल्यूशन आपके पास बना है, ठीक है, आपको उस दौरान कैलकुलेशंस के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर pKa एज वेल एज pKb वैल्यूज। अब ये pKa किस बला को कहते हैं और pKb किस बला को कहते हैं, ये सारी जानकारियां तुमको पहले से दे दी गई है ना। हम लोग तो चैप्टर की एंडिंग पढ़ने में आ रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आज रात को खत्म हो जाएगा हम लोगों का, उसके बाद बफर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो नॉर्मल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो तो आपका खत्म हो जाएगा।
ठीक है, मतलब नॉर्मल आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, फिर मुझे कुछ टाइट्रेशंस के पार्ट्स पढ़ाने हैं, बट वो आप लोगों का मतलब बोर्ड्स के बुक में कभी नहीं रहता है। बोर्ड्स की बुक से तो तुम फिर ऊपर उठ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। जब आप उसका एग्जैक्टली पीएच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसका एग्जैक्टली नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में मतलब क्या कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, क्या इसका नियम चलता है? तो देखो, इस पूरे वीक एसिड और वीक बेस की कैलकुलेशन के दौरान, इस पूरी कैलकुलेशन के दौरान एक बहुत बड़ा अजम्पशन लिया जाता है, बहुत बड़ा अजम्पशन। ठीक है, बहुत बड़ा अजम्पशन। उस अजम्पशन के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, बट उस अजम्पशन में ज़्यादा डिटेल में घुसने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, बट वो अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। अजम्पशन इस पूरे केस में ये कहा जाता है कि आप लोगों के वीक एसिड या वीक बेस केस में, क्योंकि आपके पास दोनों ही कंपोनेंट इस बार वीक है, इस बार आपके पास दोनों कंपोनेंट वीक है। मतलब पहले कैसा होता था, एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता था, एक वीक कंपोनेंट होता था। जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता था उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती थी, और जो वीक कंपोनेंट होता था उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती थी। बराबर। तो ऐसे केस में अब क्योंकि मेरे पास जो सोल्यूशन बना है इसका कैटायन भी वीक है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं इसका जो सॉल्ट है उसका कैटायन भी वीक है, और जो सॉल्ट आप ले रहे हो उसका अनायन भी वीक है। इस बार दोनों कमज़ोर है। तो ऐसे में जब आप वीक कैटायन को पानी के संपर्क में लाओगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कर लेगा भैया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसी अनायन को पानी के संपर्क में लाओगे तो क्योंकि ये भी वीक है तो ये भी हाइड्रोलिसिस कर लेगा। यानी कि पिछले केसेस में सिर्फ एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती थी, यहाँ पे इस बार दो दो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। कैटायन भी हाइड्रोलिसिस करेगा सॉल्ट का, और यहाँ पे अनायन भी हाइड्रोलिसिस करेगा। अब होगा कैसा कि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हम कंफर्मली मैं नहीं कह सकती, 100% नहीं कह सकती, ठीक है, कि आप लोगों की जो ये दो हाइड्रोलिसिस है, एक कैटायन की हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, और आप लोगों के पास एक अनायन की हाइड्रोलिसिस है। तो आपके पास ये जो दो हाइड्रोलिसिस है, इन दो हाइड्रोलिसिस में से दोनों की जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इतना % डिसोशिएट होगा, इतना % आयोनाइज होगा, वैसे ही उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ इतना % हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कैटायन और एक अनायन, इन दोनों का जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, इन दोनों का जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट आर टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जो आप लोगों के दो हाइड्रोलिसिस के एक्सटेंट हैं, ये एक्सटेंट सेम हो भी सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और या फिर ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब अगर सेम रहा तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशंस में हमें आसानी होगी। बट अगर डिफरेंट रहा तो एक की हाइड्रोलिसिस H1 होती है और दूसरे की हाइड्रोलिसिस को आप क्या लोगे, H2 लोगे। लेकिन यहीं पे तो सबसे बड़ा गेम खेला जाता है। इस पूरे मतलब वीक एसिड और वीक बेस जो वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसमें जो सबसे बड़ा अजम्पशन है, वो सबसे बड़ा अजम्पशन ही यही है कि आपको दोनों कैटायन या दोनों अनायन के जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, आपको उन्हें अप्रोक्सीमेट सेम मानकर ही चलना है। आप इनको दो अलग मानोगे ही नहीं, ठीक है। हो सकता है अगर तुम फ्यूचर में कभी आयनिक इक्विलिब्रियम को ज़्यादा डिटेल में पढ़ो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस के साथ तुम्हारा सामना हो, जिन इक्वेशंस में तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि अरे यार, इसने तो वीक एसिड की हाइड्रोलिसिस का सिंबल H1 लिया है और वीक बेस के मतलब अनायन का जो है या कैटायन जो है, दोनों के एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के सिंबल अलग अलग लिए हैं। बिल्कुल तुम वहाँ पे ये चीज़ पा सकते हो। बट अभी फिलहाल हम लोग 11th में है। 11th में हमको क्या पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है, सबसे बड़ा इस सवाल को सॉल्व करते वक्त जो सबसे बड़ा असम्पशन यहाँ पे लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है आप लोगों का, कि यहाँ पर दोनों सॉल्ट्स की जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसी है, सेम है। बराबर। ये सबसे बड़ा असम्पशन, इससे बड़ा असम्पशन इस पूरे सवाल में कहीं नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ा असम्पशन है, ठीक है। चलो अभी नोट्स नंबर 4 में पहुंचते हैं। तो कुछ मैडम आप एग्जाम्पल दो जिससे हमको पता चले, देखते बराबर, कि भैया ये देखो वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्ट्स आ रहे हैं,
तो एक बात हमेशा याद रखना, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। AlPO4 ये इसको लेकर उन्हें लगता है कि PO4 यानी कि H3PO4, ओ माय गॉड, और H3PO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि ये वीक एसिड और वीक बेस का तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ऐसी गलतफहमी कृपया करके आप ना पालें। AlPO4 जो कि बनता है आपके एक वीक एसिड से। वीक एसिड कौन है आपका यहाँ पे? H3PO4, ठीक है। और किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? एक वीक बेस के। बेस कौन है? AlOH होल थ्राइस 3, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, बराबर। तो ये एक कैसा है आप लोगों का, एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसके अलावा तुम लोग अभी 12th क्लास में आयुपैक हम लोग सीखेंगे, आयुपेसी अभी 11th में ही सीखेंगे। तो जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, इस चीज़ को मैं समझाती हूँ। अमोनिया या फिर और इट्स डेरिवेटिव्स, कोई भी, अगर आपने अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स को, डेरिवेटिव्स मतलब अमोनिया के जैसे ही दिखते हैं बट विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, अमोनिया या फिर आपने उसके डेरिवेटिव्स को किसी भी दुनिया के वीक एसिड के साथ अगर आप कंबाइन करते हो तो उनसे जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट भी किसमें कंसिडर किया जाता है? आप लोगों के एक वीक एसिड और एक वीक सॉल्ट, वीक एसिड और एक वीक बेस के सॉल्ट में, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे अमोनिया, अमोनिया इज NH3, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लेते हैं अमोनिया में NH3 है, मुझे उसके पास तीन हाइड्रोजन अच्छे नहीं लग रहे, मैंने उसका एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ये लो, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, RNH2 कर दिया, तो ये कहलाता है अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब है तो अमोनिया के जैसा ही बट एक हाइड्रोजन कम है, उसके बदले एक R है। R का मतलब R फॉर रैबिट नहीं, अभी आगे आप ऑर्गेनिक में सीखोगे। R का मतलब होता है लंबी लंबी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कार्बन की चेन। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, रिंग के जैसे हो सकती है, बिना रिंग वाली हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट कार्बन की चेन। अगर 10th क्लास में आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखे हो तो R के से फैमिलियर रहे होगे तुम लोग। अच्छा, ज़रूरी नहीं है किसी को मैडम नहीं अच्छे लग रहे 2 हाइड्रोजन, वो ये भी बोल सकता है मैडम आप एक ही हाइड्रोजन रखो और दूसरा वाला भी आप क्या कर दो, R ही कर लो। अब दोनों R सेम भी रख सकते हो, दोनों R डिफरेंट भी रख सकते हो, सब तुम्हारी इच्छा है। तो बस वो दिखना भैया किसके जैसा चाहिए? आप लोगों के अमोनिया के जैसा दिखना चाहिए, बात खत्म, सीधी बात। तो इस स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का अमोनिया का डेरिवेटिव कहते हैं, बराबर। इस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया का डेरिवेटिव कहते हैं। तो जब भी कहीं पे भी तुम्हें अमोनिया, अमोनियम, एमोनियम यानी कि NH4 पॉजिटिव या अमोनिया के डेरिवेटिव्स दिखें और उनके साथ तुमने किसी भी वीक वाले को कंबाइन अगर करके रखा है तो भैया समझ जाओ कि आपने वहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से, वो हमेशा 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 आपका क्या है? एक वीक एसिड और एक वीक बेस का कॉम्बिनेशन के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो NH4CN, देखो ये भी वही है आपका, क्यों? NH4 ये ज़रूर कहाँ से आया होगा? ये NH4OH से आया होगा। CN ये ज़रूर कहाँ से आया होगा? ये HCN से आया होगा। तो HCN इज़ अ वीक एसिड और NH4OH इज़ अ वीक बेस, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। और एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है इसका, वो आप बेसिकली उसके बारे में जानकारी आपको 12th स्टैंडर्ड के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक चैप्टर होता है उसमें मिलती है। और इवन ये बोर्ड्स वालों का बहुत ही फेवरेट सवाल होता है, व्हाट इज ज्विटर आयन। 2 मार्क्स के लिए वो लोग पूछते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए लोग पूछते हैं बोर्ड्स वाले लोग कि व्हाट इज ज्विटर आयन। तो ये जो ज्विटर आयन नामक बला है, ये ज्विटर आयन भी इस पर्टिकुलर सॉल्ट का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल। अब ये ज्विटर आयन कौन है, क्या है, ये आप 12th तक के लिए रख दो, फिलहाल नहीं। तो नोट्स नंबर 4 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो सॉल्ट है वो किस कैटेगरी में लाई करता है। क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवालों में जो सबसे टॉप इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आपको सॉल्ट को देखते बराबर आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है,
तभी तो तुम फॉर्मूला लगाओगे ना भैया, तो कैसे लगाओगे। अब पांचवा पॉइंट जो हमको डिस्कशन करना है कि अब सब पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स आपके वीक है, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स वीक है, कैटायन भी वीक है, यहाँ पे अनायन भी वीक है, दोनों वीक है। जब आपके दोनों कंपोनेंट्स वीक होंगे तो कैटायन की भी हाइड्रोलिसिस होगी और अनायन की भी हाइड्रोलिसिस होगी। तो मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू ये कैटायन की हाइड्रोलिसिस और अनायन की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी समझा देती हूँ। वैसे तुमने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें तो पता है, बट फिर भी मान लो कि आपके पास एक कैटायन है, मानकर चलते हैं यू हैव अ कैटायन M पॉजिटिव। अब इस M पॉजिटिव कैटायन की आपको क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन। अब तुम खुद मुझे बताओ कि ये M पॉजिटिव पानी के अंदर से क्या उठाएगा, H पॉजिटिव को उठाएगा कि OH निगेटिव को उठाएगा। कॉमन सेंस है, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को ही उठाने वाला है, तो ये M पॉजिटिव इस OH निगेटिव को उठाएगा। एरो तुम अपनी कॉपी में बना लेना, मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि एरो बनाना एथिकली सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका MOH और क्या बच जाएगा आपका H पॉजिटिव, यानी कि कैटायन की जब हाइड्रोलिसिस हुई तो आपको H पॉजिटिव मिला। अब लेकिन अनायन भी तो होगा सोल्यूशन में। अब क्योंकि अनायन भी आप लोगों का एक वीक कंपोनेंट है तो ऑब्वियस है कि अनायन भी आप लोगों का क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। अब अनायन को अगर मौका मिला कि वो वाटर के पास से किसको पिक करना चाहता है तो ऑब्वियसली अनायन अपने अपोजिट चार्ज को पिक करेगा, यानी कि H पॉजिटिव को, तो वो बना लेगा खुद X और H कंबाइन होके HX भी लिख सकती थी मैं, उसको बेटर होगा वैसे ही लिखूं। HX इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम बचपन से सुनते आते हैं ना HCl HBr, कभी ऐसा सुना है क्या ClH ClBr, नहीं ना, इसीलिए। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH निगेटिव। तो बारी बारी से मैंने कैटायन की भी हाइड्रोलिसिस कर दी, बारी बारी से मैंने अनायन की भी हाइड्रोलिसिस कर दी। मतलब कैटायन और अनायन दोनों आपस में हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैटायन की हाइड्रोलिसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है H पॉजिटिव और अनायन की हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, OH निगेटिव। अगर इमेजिन करो पिछले वीडियो लेसन्स के अकॉर्डिंग अगर सोल्यूशन में सिर्फ कैटायन हाइड्रोलिसिस कर रहा होता तो इसका मतलब सोल्यूशन में सिर्फ H पॉजिटिव प्रिपेयर होते, और क्योंकि सोल्यूशन में सिर्फ H पॉजिटिव प्रिपेयर होते तो आप बहुत ही गर्व से कहते कि हाँ मेरा सोल्यूशन एसिडिक है। या फिर अगर सोल्यूशन में सिर्फ OH निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा होता ड्यू टू अनायन तो आप कहते बड़े गर्व से कि हाँ मेरा सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, बराबर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे तो H पॉजिटिव भी बन रहा है और यहाँ पे तो OH निगेटिव भी बन रहा है। एक बार सोच के देखो, मान लेते हैं कैटायन की हाइड्रोलिसिस की वजह से सिर्फ 2 H पॉजिटिव बनेंगे, ये बात तो कंफर्म है, कितने बनेंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो तो एसिड टू एसिड वेरी करेगा, बट मान लो 2 बनते हैं और मान लो बेस की वजह से भी 2 बन गए OH निगेटिव, एनायन की वजह से भी 2 OH निगेटिव बन गए, तो ऐसे में जो 2 H पॉजिटिव बने और जो 2 OH निगेटिव बने वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि देखो अभी ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दे आर इन सेम कंटेनर, दे आर इन सेम कंटेनर। ऐसा नहीं है कि एक अलग कंटेनर में दूसरा अलग कंटेनर में, ये दोनों के दोनों सेम कंटेनर में। तो यानी कि एज सून एज क्या होगा, आपके कैटायन ने क्या किया, H पॉजिटिव को प्रोड्यूस किया, तभी के तभी आपका जो X निगेटिव है वो किसको प्रोड्यूस कर लेगा, OH निगेटिव को। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, ओवरऑल रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर लो, राइट राइट ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट में अगर एडिशन करूंगी तो M पॉजिटिव रहेगा, X निगेटिव रहेगा, लेफ्ट में आपके पास एक H2O है और एक और H2O है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास +2 टाइम्स ऑफ H2O, इक्विलिब्रियम का साइन। राइट साइड में क्या बनेगा, MOH बनेगा और HX बनेगा, और यही H पॉजिटिव और OH निगेटिव जो कि प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जो कि कैटायन और आयनायन से प्रोड्यूस हुए थे रिस्पेक्टिवली, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्या बात दिमाग में जा रही है, क्या कहा मैंने, ये दोनों के दोनों आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहुत ही सादी सी मैथमेटिक्स है, बहुत ही सादी सी मैथमेटिक्स। ये +H2O को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, बच्चों के जैसे बता रही हूँ बट समझ लो, अब क्या है +2 H2O
और एक H2O वहाँ से तुमने शिफ्ट कर दिया तो -H2O। तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन तुमसे बोलूँ कि बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी। अच्छा, अब इस ओवरऑल रिएक्शन को देखकर जरा एक बार भी बताओ, क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में तुम्हें कहीं भी H पॉजिटिव दिख रहा है क्या? ये मत कहना मैडम H2O के अंदर तो H पॉजिटिव होगा ही ना, वो होगा बट कोई बिना H2O वाला H पॉजिटिव, ऐसी जो कि यहां दिख रहा था, ऐसा कोई H पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं। क्या कोई अकेला OH नेगेटिव दिख रहा है आपको इस रिएक्शन में? नहीं। इसका मतलब क्योंकि इस रिएक्शन में ना तो आपको H पॉजिटिव दिख रहा है ना तो आपको OH नेगेटिव दिख रहा है, इट मीन्स दैट ये रिएक्शन अभी कैसी है? न्यूट्रल। मतलब ना तो सोल्यूशन एसिडिक है ना तो सोल्यूशन बेसिक है। तो समझो आप यहाँ पे जो हमने पहला पॉइंट लिखा था ना कि आप सोल्यूशन का एग्जैक्टली नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते का मतलब है आपका सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, आपका सोल्यूशन बेसिक भी हो सकता है और आपका सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर एसिड डोमिनेटिंग है, मतलब ज्यादा H पॉजिटिव बने तो ऑब्वियसली सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, कम OH नेगेटिव बने तो ऑब्वियसली कि एसिडिक सोल्यूशन है। बट अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में बन गए फिर क्या? फिर तो सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है वो न्यूट्रल भी होगा, वो आपका क्या होगा? बेसिक भी होगा, वो आपका क्या होगा? एसिडिक भी होगा। तो यानी कि जो हम लोगों के पास रिजल्टिंग सोल्यूशन रहेगा वो रिजल्टिंग सोल्यूशन इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तुम कभी भी बिना कैलकुलेशंस किए, बिना उनकी एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को देखे, ठीक है, आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो न्यूट्रल होने वाला है, एसिडिक होने वाला है कि वो बेसिक होने वाला है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे अनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है क्योंकि, और यहाँ पे क्योंकि कैटायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस हो भले ही दोनों की रही है बट दोनों के जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जैसे अगर कोई तुमसे पूछेगा इस वाली रिएक्शन का मैडम आप KH लिखो, तो मैं लिखूंगी KH1 इक्वल टू बोलो क्या? KW अपॉन में KA। अगर कोई मुझसे पूछेगा मैडम नीचे वाली रिएक्शन का लिखो, मैं कहूंगी KH2 इक्वल टू KW अपॉन में KB, ठीक है, क्योंकि अनायन के लिए मैंने KH1 लिया और कैटायन के लिए मैं KH2 ले रही हूँ, मतलब दोनों के लिए मैं डिफरेंट ले रही हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन में अजम्पशन चलता है, ठीक है, हम लोग वही अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम दैट कि आप लोगों का जो H1 है और जो H2 है ये आपस में अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है? सेम। अगर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है तो आप KH1 लिखो या KH2 लिखो, दोनों ही आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पर करके चलना पड़ता है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन करके चलना पड़ता है। लेकिन ये जो अजम्पशंस होते हैं ना, जो भी केमिस्ट्री में अजम्पशंस लिए जाते हैं, इनकी कुछ वैलिडिटी होती है, मतलब नियम एंड शर्तें लागू, बराबर। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर अजम्पशन चलेगा। जैसे जो प्रीवियस क्लासेस हुई उसमें अपन कैसा बोलते हैं, डिनोमिनेटर में से ये हटा दो, डिनोमिनेटर में से वो हटा दो। अरे भैया कुछ अजम्पशन चलता है ना कि अगर अल्फा की वैल्यू इतने से छोटी आई, इतने से बड़ी आई तो लेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। वाटर को कब लेना है, वाटर को कब इग्नोर करना है, याद आ रहा है? हर अजम्पशन की वैलिडिटी होती है, ठीक है, हर अजम्पशन की वैलिडिटी होती है। ये अजम्पशन तभी वैलिड होगा, ये अजम्पशन तभी वैलिड होगा व्हेन यू आर मिक्सिंग, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जब आपके पास एक ऐसा सॉल्ट बना जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन है। व्हेन यू आर मिक्सिंग वीक एसिड प्लस वीक बेस, तभी। अगर मान लो एक कंटेनर है, उस एक कंटेनर में वीक एसिड है और दूसरे कंटेनर में वीक बेस है, मतलब दोनों सोल्यूशन एक दूसरे से अलग अलग रखे गए हैं, तो आप अगर देखकर बोलोगे भैया इसके H1 को H1 ना बोलो, दोनों के सेम बोलो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये अजम्पशन तभी वैलिड है जब आपके दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, बराबर बराबर, जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। अच्छा, और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और है, पॉइंट नहीं है वो एक ऑब्जर्वेशन है। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं हम लोग।
पॉइंट नंबर 6 आपको ये कहता है कि जब जब दुनिया में एक ऐसा सॉल्ट बनाया गया, ठीक है, जब जब दुनिया में एक ऐसा सॉल्ट बनाया गया जो कि वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए एक बहुत ही प्रचलित ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही फेमस ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि ऐसे सॉल्ट की जो पीएच होती है ना, फाइनल पीएच, वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसका जो पीएच हो जाता है, पीएच जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा, पीएच ऑफ सोल्यूशन, ये इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है? आप लोगों के कंसंट्रेशन और सोल्यूशन के, कंसंट्रेशन के। इसको मैंने CON डॉट लिखा है। ये सबसे पहली आपका अजम्पशन, मतलब ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा आपको क्या ये नियम यानी कि H1 बराबर H2 वाला नियम क्या सिर्फ आप वीक एसिड और वीक बेस के केस में लगा सकते हो क्या इसकी वैलिडिटी सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस में ही होगी क्या? नहीं, इसकी वैलिडिटी बहुत सारी जगहों पर है। जैसे कि मानकर चलते हैं आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्ट है जिस सॉल्ट में आपके पास एम्फीप्रोटिक अनायन है। अब ये एम्फीप्रोटिक नामक बला क्या होती है, ये पुराने क्लासेस में मैंने बताया है। कोई अगर भूल गया है तो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो कृपया करके देखें, वहाँ पे भी ये वैलिड है। ये आपकी जो मैंने भी बताया 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे ज्विटर आयन के लिए भी ये चीज़ वैलिड है, दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है, दोनों के लिए। ये तीनों जगहों पर जहाँ जहाँ आपको ये 3 कॉम्बिनेशन दिखेंगे वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आप लोगों को H1 बराबर क्या लेना है, H2 लेना है। और जो सबसे टॉप ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऐसे में जो सोल्यूशन बनता है फाइनल, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। कल को एक छोटा सा, पता है तुम लोगों से ये पूछा जा सकता है, MCQ 4 सॉल्ट दे देगा और पूछेगा, ठीक है, कि मैडम बताइए कि आप इसमें से किसकी जो फाइनल पीएच रहेगी वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट रहेगी, बराबर, ऐसा पूछ लेगा वो। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर करके देखेंगे क्या, और डेटा मान लो कुछ देगा ही नहीं, फिर तो तुम लोग बोलोगे अरे डेटा भी नहीं दिया, हम कैसे पता लगाएं कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है नहीं करता है। आपको ऑप्शन में ना सॉल्ट दे देगा भैया वो, तो जो सॉल्ट देगा ना उस सॉल्ट को डिटेक्ट करना कि वो कौन सा सॉल्ट है। अगर वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन का सॉल्ट है तो उसमें जो फाइनल पीएच रहेगा सोल्यूशन का वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब होता कैसा है, लास्ट क्लास में मैंने तुमको दोनों केसेस के लिए किस तरीके से KH की वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से H की वैल्यू निकालते हैं, ये पूरा सिखाया था, पूरा एकदम डिटेल में। मैंने उस वक्त भी कहा था आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर पूरा डेरिवेशन याद नहीं रख पाए, आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद है, तो देखो वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे भी मैं वही बातचीत कहूँगी, बट फिर भी मेरा काम है डिराइव करके देना, तो मैं कर रही हूँ। जो आपके ऐसे सॉल्ट होते हैं ना जो वीक एसिड और वीक बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH, उसके डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में तो नो डाउट KW रहेगा, बट लोगों को डाउट आता है कि भैया डिनोमिनेटर में हम KA लिखें कि KB लिखें, क्योंकि यूजुअली जब आपने पिछला केस पढ़ा था तो जब आपके पास वीक एसिड था तो आप K लिखते थे, वीक बेस रहता है तो KB लिखते, यहाँ तो दोनों ही वीक हैं, तो यहाँ पे क्या आता है K इंटू KB, ठीक है। अब हम लोगों को इस KH की वैल्यू ये कैसे आई है इसका प्रूफ देखना है। तो जिसको इसका प्रूफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है फॉर्मूले में है, वो आगे का वीडियो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ इतना पार्ट भी अगर आपने याद रखा तो बहुत है, ठीक है। देखो आपके पास हो क्या रहा है, आपके पास हो क्या रहा है, आपके पास हो क्या रहा है, इस बात पे हम लोग गहन चर्चा अभी करते हैं। बट उसमें गहन चर्चा करने से पहले आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिस इक्वेशन के दम पर तुम क्या लिखोगे, KH की वैल्यू लिखोगे। तो कौन सी इक्वेशन लिखे मैडम हम, कैटायन के हाइड्रोलिसिस की कि अनायन के हाइड्रोलिसिस की? ना कैटायन के हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखी जाती है, ना अनायन के हाइड्रोलिसिस की लिखी जाती है। उनको ऐड करके जो ये नेट रिएक्शन आती है ना, ये नेट रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है। तो ये नेट रिएक्शन से ही हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों का KH की वैल्यू लिखेंगे। तो नेट रिएक्शन क्या है, M पॉजिटिव X नेगेटिव प्लस में यहाँ आ जाएगा H2O, एरो का साइन,
यहाँ पर आ जाएगा आपका MOH और यहाँ पे आ जाएगा HX बराबर। अब इससे तुम इसका KH लिखो, तो अब तो KH लिखना बहुत ही आसान है। बोलो KH क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ MOH या फिर एक्टिव मास बोलो, ये HX अपॉन में M प्लस और यहाँ पे X नेगेटिव। H2O को नहीं लेते हैं क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि हम लोग जो सॉल्वेंट यानी कि पानी यूज कर रहे हैं ये एक्सेस क्वांटिटी में, और एक्सेस क्वांटिटी की चीज से अगर थोड़ी सी वैल्यू कम भी हो जाए तो उससे कोई रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता बराबर। याद आ रहा है? अच्छा, ये होती है हम लोगों की एक इक्वेशन, तो लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन में ना थोड़े से मुझको एडजस्टमेंट्स करने, ठीक है, हम इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखो एडजस्टमेंट्स हमारे ये रहते हैं कि जो KH का मेरे पास ये पूरा का पूरा हष्ट पुष्ट एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मेरे को थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, इसके न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। अब अगर तुमने सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, ये बात तो अच्छी नहीं है, तो इसमें आप इसके जो डिनोमिनेटर होता है उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हो। दिस इज अ एडजस्टमेंट कि सेम क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई किया, सेम क्वांटिटी से नीचे, फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके। अब इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 देके छोड़ दो। अब एक बात बताओ, कैटायन तभी हाइड्रोलाइज हुआ होगा, कैटायन मतलब आता कहाँ से, जो कैटायन होता है किसी भी सॉल्ट का, वो कैटायन आता कहाँ से, बेस से आता है। ठीक है, जो आपका कैटायन होता है, कैटायन कहाँ से आता है, आप लोगों के बेस से आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने बेस किसको माना है, इस क्वेश्चन में हमने हमारा बेस MOH को माना है। अब इस बेस को तोड़ दो तो क्या बनेगा, M पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब आप इस बेस को तोड़ दोगे तो बेस का टूटना इज नोन एज KB, और इस KB का एक्सप्रेशन क्या होगा, KB का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। बेस का टूटना उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। वैसे ही आप लोगों के सॉल्ट में जो अनायन होता है, अनायन कहाँ से आता है, एसिड से आता है। इस क्वेश्चन में एसिड किसको लिया गया है, मतलब अनायन इस क्वेश्चन का X है। अब वो एसिड तो तभी बनेगा ना जब आप उस X के आगे क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। आप उसको तोड़ दो, ये हमने तोड़ दिया। एसिड का टूटना इज नोन एज Ka, और Ka का एक्सप्रेशन लिख दो। तो इस तरीके से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में दोनों ही कंपोनेंट वीक थे, तो दोनों का ही मैंने टूटना लिख दिया। नाउ आई हैव इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अ सिंपल सजेशन टू यू, ठीक है, सिंपल सजेशन, आप यहाँ पे बस क्या कर लो, आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन नंबर 4 है, इन्हें उठा के कर दो मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को भैया राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन बन रहा है। ये देखो, ये H पॉजिटिव X नेगेटिव और यहाँ पे अपॉन में HX। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, इसके जैसा दिखने का लगा लेती हूँ। MOH के बाजू में HX लिख देते हैं, तो ये जो MOH है इसके बाजू में आप HX लिख दो भैया, क्या जाता है MOH। अच्छा, डिनोमिनेटर में है क्या, सॉरी, तो डिनोमिनेटर में ये कंसंट्रेशन ऑफ MOH अपॉन में HX। न्यूमरेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में आपको मतलब डिनोमिनेटर में M पॉजिटिव और X नेगेटिव लिखना है। ये रहा M पॉजिटिव, ये रहा X नेगेटिव, तो ये रहा आपका M पॉजिटिव और ये रहा आपका X नेगेटिव। और न्यूमरेटर में कौन बच गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया है ना, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं और भूल गई हूँ, पानी का टूटना भी तो लिखते हैं हम लोग, पानी का टूटना भी तो लिखते हैं। KW तो वहीं से पैदा होगा, और कहाँ से पैदा होगा, पानी का टूटना तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, पानी, अरे यार, ठीक है, पानी का टूटना तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, चलो पानी का टूटना भी लिख देते हैं। H2O आपका टूटता है तो H पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, KW, यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, इस H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव की जगह मैंने क्या लिख दिया, KW, कि बाजू में तो KB मल्टीप्लाई बाय KA वैसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है M प्लस अपॉन में X नेगेटिव
अपॉन में ये MOH और यहाँ पे अपॉन में HX। इस एक्सप्रेशन को जरा अपनी नज़रें उठाओ, एक काम करो, इसको उठा के यहाँ देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर क्या लिखा है, MOH HX M प्लस X नेगेटिव। इस महान एक्सप्रेशन को ही हम KH कहते हैं, और हमारी वैल्यू बस क्या है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से उल्टी है, तो हम इसको क्या कह देंगे आप लोगों का 1/KH। ठीक है, ये कुछ नहीं था बल्कि क्या था, 1/KH है। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सुंदरता के साथ अरेंज करो, KH यहाँ ले आओ, तो आ जाएगा KH इक्वल्स टू KW अपॉन में KA मल्टीप्लाई बाय KB। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, और यही तुमको याद रखना है, ये इसका प्रूफ है। कुछ भी नहीं किया है, नेट रिएक्शन लिखी, एसिड के टूटने की रिएक्शन लिखी, बेस के टूटने की रिएक्शन लिखी, वाटर के टूटने की रिएक्शन लिखी, एसिड और बेस के टूटने के रिएक्शन को आपस में क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, डन, खत्म काम, खत्म कहानी। ठीक है, अब एक और पार्ट जो हमने पिछली क्लास में निकाला था, इस क्लास में भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, वो है आप लोगों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H की वैल्यू। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ और फिर उसका प्रूफ दे देती हूँ। तुम्हें अगर लगेगा कि प्रूफ देखना है, देखो, नहीं तो स्किप करो। तो ये कितना हो जाएगा, H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW KA इंटू KB। ये H की वैल्यू आती है, या फिर H की वैल्यू ये भी आती है अंडर रूट ऑफ KH। KH को ही हम लोग एक्चुअली सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये दो H की वैल्यूज होती हैं कब, जब आपका सॉल्ट एक वीक एसिड और एक वीक बेस के कंपोनेंट से मिलकर तैयार हो रहा है तब। ठीक है, बस खत्म कहानी। अब बात आती है इसके प्रूफ की। अब आप इसका प्रूफ दीजिए कि आपको कैसे पता कि ये चीज़ ऐसी ही होगी। तो इसके प्रूफ के लिए मुझे सबसे पहले लिखनी पड़ेगी नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन मेरे पास कहाँ से प्रकट होने वाली है, इक्वेशन नंबर 1 से प्रकट होने वाली है। अब चलो इक्वेशन नंबर 1 के पास, क्या है इक्वेशन नंबर 1, M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव प्लस H2O, इक्विलिब्रियम का साइन MX, और क्या था यहाँ पे आप लोगों का, MX नहीं था, सॉरी, यहाँ पे था MOH और प्लस में HX बराबर। अब सबकी ध्यान से वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, बट कैसे, एज वी नो कि जब हमने रिएक्शन को करना शुरू किया था, दैट इज एट T इक्वल्स टू 0, जब हमने रिएक्शन को करना शुरू किया था एट T इक्वल टू 0, तो उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन C और C थी। वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, इस पर तो ध्यान ही मत लगाओ क्योंकि वाटर एक्सेस क्वांटिटी में था। इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 थी। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्शन हमारी पहुंच गई है इक्विलिब्रियम पे। तुम तो जानते हो इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है, और जिन्होंने प्रीवियस क्लास की है उन लोगों को पता है कि X में तो काम भैया करते नहीं है। X को हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, CH लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब अगर मैं तुमसे कहूँगी कि इस चीज को तो लिख लिया, अब जरा इस इक्वेशन को देखो, और जैसे ऊपर में आपने KH लिखकर दिखाया था, यहाँ पे आप KH लिखकर दिखाओ, तो आप कहोगे उसमें क्या बड़ी बात है, ये लो KH का एक्सप्रेशन, ये हमने KH का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख डाला। अब ये जो KH का एक्सप्रेशन तुमने लिखा है, इसमें अब तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। न्यूमरेटर में CH इंटू CH, यहाँ पे अगर मैं C कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस H, यहाँ पे C कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस H। C और C कट गया, क्या बचा आपके पास, न्यूमरेटर में H² और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस H। ठीक है, ये आपके पास KH का एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है। KH का एक्चुअल एक्सप्रेशन यहाँ से, अच्छा 1 माइनस H का होल स्क्वायर, सॉरी, ये आपके पास एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है। अब बट होता क्या है, एज पूरी दुनिया जानती है कि मानकर अगर हम चलें, ठीक है, मानकर अगर हम चलें कि आप लोगों के पास H की वैल्यू स्मॉल है, अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपकी जो H की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, तो जब जब हम ऐसा मानकर चलते हैं H की वैल्यू छोटी है, कहाँ कहाँ माना है तुमने ऐसा, तुमने ये अजम्पशन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी किया है बराबर, और अभी रिसेंटली पुराने वीडियोस में भी किया है। तो ऐसे में आप 1 माइनस H को अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हो, 1। अगर आपका H बहुत स्मॉल है तो अगर ऐसा मैंने माना तो मेरे पास जो KH होगा वो KH क्या होगा, H² के बराबर होगा। ठीक है,
और अगर के एच मेरे एच स्क्वायर के बराबर है तो के एच की वैल्यू सॉरी एच की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ के एच, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर के एच की वैल्यू जो हमने ऊपर वाले केस में डिराइव की थी क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन में के इंटू के बी, ये रहेगी अगर आपने एच को इग्नोर किया तो। बट अगर मान लेते हैं एच को इग्नोर नहीं किया गया, ठीक है, इफ एच इज नॉट इग्नोर्ड, तब ऐसे केस में क्या हो जाना है, तब ऐसे केस में आपके पास जो के एच है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, सॉरी जो एच है इसका एक्सप्रेशन हो जाता है अंडर रूट ऑफ एच, ये एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ के एच। तुम लगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स वाला क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके हाथों में आता है, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना सीख लिया और हम लोगों ने साथ ही साथ में आप लोगों का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना सीख लिया। अगर तुम्हें पूरा डेरिवेशन याद नहीं है चलेगा, ठीक है, बट एंड में आपको जो चीज़ याद होनी चाहिए वो होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, जो होना चाहिए वो क्या होता है आपका फॉर्मूला। अब आखिरी नेल ऑन द कॉफिन वो ये कि अब जो सॉल्ट आपके पास बना, ठीक है, वो जो सॉल्ट का जो सोल्यूशन आपके पास बना, उस सॉल्ट सोल्यूशन का भैया पीएच कैसे निकालोगे, पीएच पे बात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, उसका इस्तेमाल करते हैं और आगे पीएच निकालने का प्रयास हम कंटिन्यू करते हैं। बट अगेन पीएच निकालने से पहले मैं तुम्हें पीएच के फॉर्मूलेस बता दूं जो पूरी दुनिया जानती है, बट मैं लास्ट के 2 वीडियो से कहती आ रही थी कि फॉर्मूले मत रखना, बट एटलीस्ट इस केस के लिए फॉर्मूला याद करके रखना ही बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। पीएच का जो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ लॉग, ऑब्वियसली बेस 10 वाला है, के डब्ल्यू माइनस ऑफ हाफ लॉग के ए और प्लस हाफ लॉग के बी। बट इस तरीके से कोई याद नहीं करता, सब लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू को हटाते हैं, हाफ वैसे ही रहता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू कुछ नहीं होता बल्कि पी के डब्ल्यू होता है, ऐसे वैसे इस पूरी दुनिया हाफ को वैसी रखती है, माइनस ऑफ लॉग के को हटाती है, उसकी जगह लिखती है पी के ए, बीच में आता है प्लस का साइन, और लॉग के भी है उसके आगे माइनस नहीं है तो माइनस लगाकर उसको हम लोग ये कर देते हैं, ये जो माइनस थे उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक मैथमेटिक्स, बस ये बन गया फॉर्मूला। अब उसमें भी पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग यूजुअली सारी रिएक्शंस अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला ना जाए सब 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है, और अगर पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 हुई तो ऐसे केस में आप जैसे ही पहले वाले टर्म में 14 पुट करोगे तो वहाँ से पीएच की वैल्यू आ जाती है 7 प्लस हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ कॉमन निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा पी के ए माइनस में पी के बी, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन पीएच का। इस केस में मैं यही कहूँगी कि एक्सप्रेशन आप याद करके रखिए, पी के ए माइनस ऑफ पी के बी, ठीक है। अब देखो अभी जो तुमने लास्ट थोड़ा अपने कॉपी के नोट्स जो है उसके पन्ने पलटाओ, जब आपने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था या जब आपने वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो लास्ट 2 क्लासेस के, वहाँ पे अगर पी के ओ होता था तो बाजू में प्लस लॉग सी होता था, अगर पी के बी होता था तो उसके बाजू में भी प्लस लॉग सी होता ही था, मतलब कंसंट्रेशन फाइनल पीएच के एक्सप्रेशन में आती थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी आप लोगों को कंसंट्रेशन का टर्म नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इसका मतलब कि जो फाइनल पीएच आपकी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किस चीज़ के इंडिपेंडेंट है, आपकी कंसंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बराबर। तो यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी कि फाइनल पीएच इंडिपेंडेंट होती है आपके किस चीज़ के, कंसंट्रेशन के, तो वो बस तुम्हें अभी अपन ने प्रूव भी कर लिया। अब बात ये आती है कि मान लेते हैं आपका ये फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये फॉर्मूलेस तभी वैलिड होते हैं जब आपके एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.01 के आसपास आए, अनलेस अदरवाइज ये फॉर्मूले वैलिड ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे तो फिर हमको पीएच कैलकुलेट करना रहे तो हम क्या करेंगे, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ फॉर्मूलेस के थ्रू मत ही जाओ, आप एक्सप्रेशन लिखो, अपना एक्सप्रेशन से आपका पीएच आ जाएगा।
तो मैडम अब हम कैसे निकालेंगे पीएच, आप बताइए। तो देखो, इसके लिए आपको दो चीज़ों की नीड है अगर तुम पूरे एक्सप्रेशन के वाया जाते हो तो। पहली नीड होती है केएच की, जो ऊपर में 2 बार लिखकर हमको रट चुका है। क्या है बताओ आप लोगों का पीएच? ये है आपका क्या कहते हैं, MOH, और यहाँ पे है, अरे यार एक मिनट, हाँ यहाँ पे है आपका HX अपॉन में, अरे ये क्या हो रहा है, अपॉन में आ जाएगा M पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा X नेगेटिव। एक इसकी ज़रूरत होगी और दूसरी ज़रूरत होगी KA की। वाई KA? क्योंकि A फॉर एसिड के लिए डिफाइन करना चाह रहे हो ना। K क्या होता है, H पॉजिटिव A नेगेटिव और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका HA। अब यहाँ पे हम लोगों का A नहीं है, यहाँ पे हमारा वर्ड X है, तो यहाँ पे X में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बस इन दो इक्वेशन के सहारे बढ़ो आगे। कैसे? देखो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, ये जो H पॉजिटिव है ना, ये जो H पॉजिटिव है कहाँ गया, हाँ ये वाले कुछ एक्सप्रेशंस की अदला बदली, इसको मैं नीचे ले आऊँ, इसके क्या हो जाएगा KA अपॉन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यहाँ बचेगा X नेगेटिव अपॉन में यहाँ पे HX बराबर, ठीक है। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो न्यूमरेटर में H पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में KA, यहाँ पे ऊपर में HX और यहाँ पे X नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? रेसिप्रोकल करके मुझे क्या मिला, रेसिप्रोकल करके मुझे ये मिला कि जो मेरा KH का एक्सप्रेशन है वहाँ पे HX अपॉन में X नेगेटिव है। इस HX अपॉन X नेगेटिव की जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने ये वैल्यू पुट की तो मेरा KH क्या होगा, मेरा KH हो जाएगा MOH अपॉन में M पॉजिटिव और HX अपॉन X नेगेटिव के बदले ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि H पॉजिटिव अपॉन में बताओ कितना, KA। ये आ जाएगी मेरे पास चीज़, ये आ जाएगी मेरे पास चीज़। अच्छा, अब और क्या करें, अब एक और चीज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि KH क्या होता है, KH होता है KW अपॉन में KA मल्टीप्लाई बाय KB, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको KH दिया है तो ये तांडव मचाने की आपको कोई नीड नहीं है, शांति से KH की वैल्यू डाल दो, वहीं पे मामला सुलझ जाएगा। बट अगर KH नहीं दिया, KH के बदले में तुमको KA, KW, KB ये सब फालतू की चीज़ें दी हैं, तो वैल्यू पुट करना। तो यहाँ से K और K का कैंसिलेशन हुआ, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, KW अपॉन में KB, यहाँ पे आ जाएगा MOH, यहाँ पे H पॉजिटिव और अपॉन में कितना रहेगा, M पॉजिटिव बराबर। क्या ये बात छोटे से तुम्हारे ब्रेन में जाती है? बिल्कुल। अब आगे क्या करूँ, इसका पूरा ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन के साथ अब क्या काम करना है सोचो। अब तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। कैसे? KW, KB और M पॉजिटिव, यहाँ तक तो सब ठीक था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें हम, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मुझे गड़बड़ ढूंढनी पड़ेगी। मैंने HX अपॉन X नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव अपॉन K पुट किया। सही कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने ये पुट कर दिया। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको, यहाँ पे कुछ अंडा दे दिया है मैंने। KB क्या होगा आपका, MOH पॉजिटिव अपॉन MH नेगेटिव, तो वहाँ KB में आ जाएगा एक्सप्रेशन। एक मिनट, 2 मिनट को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कुछ अंडा आ गया है, क्योंकि MOH को अगर मैं स्प्लिट करूँगी तो M पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव अपॉन में MOH इक्वल टू KB आएगा। तो MOH अपॉन में M पॉजिटिव, ये M पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल MOH अपॉन H पॉजिटिव अपॉन में KB क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन में KA इंटू KB इक्वल टू KH। अच्छा चलो, मैंने फालतू के एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नौटंकी मचा दी, सॉरी। इसको यहाँ से अपन ठीक कर लेते, ये इसकी सबकी नीड ही नहीं थी। एक एक्सप्रेशन हमने किसका उठाया था,
आपके एसिड के टूटने का उठाया था। कहाँ गया एसिड के टूटने का एक्सप्रेशन, ये Ka। वैसे ही एक और दूसरा एक्सप्रेशन उठा लो बेस के टूटने का, यानी कि Kb। Kb क्या होगा बताओ, बेस यहाँ पे हमारा MOH है, तो जब वो टूटेगा तो M पॉजिटिव अपॉन में OH नेगेटिव और डिनोमिनेटर में MOH। अब यहाँ से तुम एक काम करो, MOH अपॉन M पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है ये ढूंढ लो। तो MOH की कंसंट्रेशन अपॉन में M पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन में Kb। ठीक है, अच्छा 2 मिनट। हाँ ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगेन यहाँ से उठाओ, इस MOH को ये यहाँ से उठाकर यही जो तुम्हारी ऊपर वाली वैल्यू है ना यहाँ पुट कर दो। तो जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो एक्सप्रेशन आएगा KH इज इक्वल्स टू, आपके पास न्यूमरेटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन चुका है और डिनोमिनेटर में Ka इंटू Kb बन चुका है। अच्छा, ये तो वहीं से घूम फिर के आ गए भैया जहाँ से हमने हमारी गाड़ी चलाना शुरू किया था, है ना। ये तो वहीं घूम फिर के आ गए हम लोग। ये भी गलत हो रहा है, MOH को अगर मैं तोड़ूंगी तो M पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही तो बनेगा। गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, देख क्यों नहीं रही है गलती। HX अपॉन में X नेगेटिव, इसकी वैल्यू मैं डाल रही हूँ H पॉजिटिव। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था इसको मुझे। एक्सप्रेशन आता है आपका अच्छा देखो देखो देखो, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। इतना फालतू का झमेला कर दिया आखिरी आखिरी में मैंने पूरा। देखो ये वाला जो क्वांटिटी है ये आपकी KH की वैल्यू है, ठीक है। KH, अब बताओ मुझे, जब आपने सॉल्ट लिया तो ऑब्वियसली उससे जो एसिड या उसका जो बेस होगा दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम होगी होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे को एसिड के टर्म्स में लिख देती हूँ, C इंटू C स्क्वायर बराबर। तो मैंने एसिड के टर्म्स में लिखा। अगर मैं POH निकालने में इंटरेस्टेड होती तो मैं MOH के टर्म्स में लिखती। सिमिलरली जो कैटायन और अनायन प्रोड्यूस होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास नीचे में X नेगेटिव का स्क्वायर। क्योंकि मुझे एसिड के टर्म्स में निकालने में इंटरेस्ट है इसीलिए मैं ये वाली हरकत कर रही हूँ, अदरवाइज मैं ये वाली हरकत नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मुझे एसिड के टर्म्स में निकालने में इंटरेस्ट है। अब HX अपॉन में X नेगेटिव ये किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव अपॉन में A नेगेटिव के, अपॉन Ka के। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा Ka और उसका भी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये जो KH होता है इस KH को मैं क्या लिख सकती हूँ, KW अपॉन में Ka मल्टीप्लाई बाय Kb, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास H पॉजिटिव के स्क्वायर की क्या वैल्यू निकल के आती है, KW अपॉन में कितना, ऊपर में न्यूमरेटर में Ka, ये पहुँच गया चढ़ गया उसके पास, और अपॉन में Kb। अगर मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बतानी है तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ Ka इंटू KW अपॉन में Kb। और अगर मैं इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का नेगेटिव ऑफ लॉग ले लूँ तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, आप लोगों का pH बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है pH का फॉर्मूला। फिर बाद में तुम अगर उसको और लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। तो यहाँ पे बस 3 फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट केस जो होगा, केस नंबर 4, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं लगे तो यहीं पे उस चीज़ को करवा देती हूँ। टाइप नंबर 4 सॉल्ट का, टाइप नंबर 4 में आपके पास एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। अब जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है उसमें जो उसका कैटायन होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे जो अनायन होता है वो भी कैसा होता है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग। और जब कैटायन और अनायन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग को अगर आप वाटर के संपर्क में डालो तो डज नॉट या डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, उनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस का आपके स्ट्रेंथ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है।
तो ऐसे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉमन एग्जाम्पल है, घर में नमक घोलो, ग्लास में पानी पियो, ना वो पानी आपको एसिडिक लगता है ना पानी आपको बेसिक लगता है। क्यों? क्योंकि जो NaCl सॉल्ट है वो NaOH प्लस HCl से पैदा हुआ है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसीलिए होगा ऐसा कि सोल्यूशन में वो हाइड्रोलाइज ही नहीं होंगे, ना आपके पास H पॉजिटिव बनेंगे ना आपके पास OH नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। और इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं, उनके जो सोल्यूशंस होते हैं, उन सोल्यूशंस को हम लोग क्या सीधा सीधा घोषणा पत्र कर देते हैं कि ये लो भैया कौन है आपके न्यूट्रल है, ये लो कौन है आप लोगों के न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक बार चीज़ों को समराइज कर लेंगे कि अभी तक हमने जो पूरा पढ़ा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके फॉर्मूलेस का एक छोटा सा चार्ट, ठीक है। और उसके बाद वाले वीडियो में पूरा तुम लोगों के पास न्यूमेरिकल्स भरे पड़े रहेंगे, तो एक एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से घस घस के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मंडे की कॉपी चेकिंग में वो काफ़ी मायने रखता है।